Hello everyone, how is everyone doing? कैसे आप सब? I hope that all of you are doing absolutely amazing. वेलकम टू टुडेज रिविजन सेशन एंड आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका सीएमए फाइनल पेपर नंबर 17 एज पर द न्यू स्टडी मटेरियल जो आपका सिलेबस 2022 के हिसाब से पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 11 जो है आपका मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस. इफ आई टॉक अबाउट इट्स रेलेवेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देन येस क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दिस चैप्टर. प्योरली थ्योरी चैप्टर, इसके अंदर कुछ भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वगैरह नहीं है एज सच. थोड़ी बहुत चीजें कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे एंड थ्योरी से मैक्सिमम इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं. मेजर थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है. फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ पहले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट ऑपरेशन फंक्शंस, इन डिफरेंट फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं. मैनेजमेंट ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है, मैनेजमेंट ऑडिट का क्या स्कोप है, क्या नीड है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट का जो चैप्टर नंबर 9 था उसकी रिवीजन वीडियो में आप जाके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो, कि मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या होता है. एक बार बस मैं शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है तो इट इज बेसिकली एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स. आप असेस कर रहे हो सारे के सारे एस्पेक्ट्स को ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस है, starting from planning, then staffing, directing, recruitment, controlling, everything. हर एक एस्पेक्ट को from the starting till the end जो आप अप्रेज करते हो मैनेजमेंट की कैसी परफॉर्मेंस है, उसके पूरी परफॉर्मेंस के अप्रेजल को हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, हर एक एक्टिविटी को अच्छे से एग्जामिन करते हुए, दैट इज योर मैनेजमेंट ऑडिट. अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में मैनेजमेट ऑडिट कैसे किया जाता है. इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लाइक एनर्जी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, बिजनेस गोल्स एंड एवरीथिंग. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. हमें हर चीज में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे, जस्ट बिकॉज हर चीज थ्योरी है तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये तो मैं सेम पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ इससे पहले वाले ऑडिट में भी, तो क्या दोनों का मीनिंग सेम है. तो इसीलिए अच्छे से पूरी अटेंशन के साथ ये वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्पीड बढ़ा के नहीं देखनी. अपनी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन इसी वीडियो पे लगानी है ताकि अच्छे से जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपके दिमाग में जाए एंड आप के कंफ्यूजन के जितने भी चांसेस है वो एकदम मिनिमाइज हो जाए. थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी को लर्न करने का बस यही तरीका है कि वर्ड्स पे फोकस करिए. हिंदी में जब समझ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझिए ताकि आपको वो चीज आगे तक रिटेन रहे एंड जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप को जो भी चीजें याद है वो सब चीजें आप इंग्लिश में फ्रेम करके तो लिख ही पाएंगे, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉपिक वाइज देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें है इस चैप्टर के, और कई सारे इसके साथ. ये आपका जो न्यू स्टडी मटेरियल है उसका सेक्शन बी है, तो इसके साथ और भी रिलेटेड काफी सारे चैप्टर्स है. कुछ छोटी छोटी ऑडिट्स जो है वो दूसरे चैप्टर्स में भी दी गई हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स दूसरे चैप्टर्स में भी दिए गए हैं. तो जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में भी आगे अच्छे से पढ़ेंगे. ये आपकी स्टडी मटेरियल के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 है आपका मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस. चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले चीज टॉपिक वाइज अगर मैं पढ़ती जाऊं, ये देखिए सबसे पहला है कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड कल्चर. सबसे पहले आपको बताया गया कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. हमें पता है कॉर्पोरेट वर्ड हम साइमल्टेनियसली यूज करते हैं. सिनोनिमल है ये किसका, आपका कॉर्पोरेट किसका सिनोनिम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली बिजनेस ऑफिस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके क्या गोल सेट हैं, क्या परफॉर्मेंस उनको करनी है, वो सारे के सारे होते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स दो वर्ड्स हैं जो कि हमें लगता है कि हम उनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू. ऑब्जेक्टिव्स आपका डिफरेंट होता है और गोल डिफरेंट होता है. गोल का मतलब होता है एक पूरा बड़ा विजन. जो भी आप देखते हो, आप जो भी चीज अपने पूरे ब्रांड को बनाना चाहते हो, दैट इज योर गोल. एंड वो गोल को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हो कि आज मेरा प्रॉफिट इतना हो, कल मैं एक यूनिट वहां पे अपनी न्यू यूनिट वहां खोलूं, मैं इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हो कि आपका बड़ा विजन जो है वो अकम्प्लिश हो सके, वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स. वो मेजरेबल होते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपका ये टारगेट है. आपने छोटा टारगेट सेट किया कि आपको प्रॉफिट इतना चाहिए, या फिर आपको अपनी एक फैक्ट्री दूसरे स्टेट में सेटअप करनी है, आपको अपनी एक दूसरी ब्रांच खोलनी है. तो जितने भी सारे के सारे छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हो, टारगेट्स होते हैं, वो अचीवेबल है एंड प्लस वो आपके क्या है, मेजरेबल है, आप उन्हें मेजर कर सकते हो. और गोल ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ही बड़ा एक विजन है ऑर्गेनाइजेशन का कि उसको कहाँ तक जाना है. ठीक, चलिए एक बार पढ़ते हैं. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी जो ओवरऑल सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहता है वो है. और इसके अंदर
सारी की सारी वो सारी स्ट्रैटेजीज आती हैं जो लोग यूज करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। आपको अपने गोल्स को फुलफिल करना है, आपको अपने लाइक वी से दैट वी नीड टू वर्क हार्ड टू गेट आवर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं वो फुलफिल करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो, जो भी कुछ आप करते हो, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। देन हमारे पास आता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वर्सेस गोल। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और गोल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव हमारा नैरो है, छोटे छोटे स्टेप्स जो हम ले रहे हैं वो है, मेजरेबल है, आप उसको मेजर कर सकते हो। देन ये मेजरेबल स्टेप्स हैं गोल्स को अचीव करने के, ठीक है। स्पेसिफिक है, आपको पता है कि ये ही टू द पॉइंट है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल, प्रॉफिट आपको इंक्रीज करना है 10%, आपको एक न्यू फैक्ट्री कहीं पे सेटअप करनी है, कोई भी इस तरीके की चीजें आप उसको मेजर कर सकते हो। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके पूरे विजन को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। गोल के बारे में देखते हैं, गोल के बारे में क्या लिखा है। गोल आपकी एक ब्रॉडर टर्म है, यस, क्योंकि वो ओवरऑल विजन है आपका, ये ओवरऑल आउटकम है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरल जनरल गोल है आपका, एक स्पेसिफिक नहीं कि आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना तो आपको गोल हो गया, नहीं। आपका गोल बहुत बड़ा विजन है पूरा, तो वो इन जनरल जब आप अपने ब्रॉडर विजन की बात करते हो तब वी कॉल इट अ गोल। जैसे लार्जेस्ट, ये एग्जाम्पल है, जैसे लार्जेस्ट मेकर ऑफ बाइसाइकिल्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में आपको सबसे लार्जेस्ट बाइसाइकिल का मेकर बनना है, तो ये आपका पूरा क्या है, एक बड़ा विजन है, ठीक। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे जो भी बिजनेस होते हैं उनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉफिट उनका सबसे ज्यादा निकले, वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए और उनकी ग्रोथ हो। मार्केट में सर्वाइवल भी एक बहुत बड़ा टास्क है, मार्केट में उतर तो सब जाते हैं, बिजनेस करने का शौक सबको होता है, इनिशियली सब लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ कुछ ज्यादा ही, तो इसीलिए बिजनेसेस खुलते तो बहुत सारे दिखे होंगे, बट सर्वाइव वही कर पाते हैं जो कि हर टाइप की अपने सिचुएशंस के लिए रेडी रहते हैं एंड दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स हैपन। तो एक कोई भी छोटा बिजनेस है उसके लिए सर्वाइवल उसका वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वो सर्वाइव कर पाए, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाए और उसकी ग्रोथ हो, तभी तो वो स्मॉल से बिग की तरफ उसकी जर्नी स्टार्ट होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज दैट ऑफ अ कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज क्या होता है बेसिकली, कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है आपकी बिजनेस की क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है इन द आईज ऑफ द पीपल। दूसरों की नजरों में आपके बिजनेस की जो इमेज है वो उसकी कॉर्पोरेट इमेज कहलाती है। इसके अंदर आपके हर तरीके के जो भी आप बिजनेस फंक्शंस कर रहे हो, जो भी आपकी पॉलिसीज है, जिस हर तरीके से जो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर मार्केट में, वो सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपकी इमेज बिल्ड करने में, ठीक। तो कॉर्पोरेट इमेज का यही मतलब है कि जो भी एक परसेप्शन है इंसान का आपके प्रति, वो आपकी कॉर्पोरेट इमेज है। आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी परसेप्शन है, जो भी थिंकिंग है दूसरे की, मैं आज बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल हम सभी ये बात जानते हैं कि हम टाटा को इतनी बड़ी इंडस्ट्री बोलते हैं एंड द ग्रेट रतन टाटा के लिए हम कितना कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बनाई, कितना तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स वो यहाँ पे डोनेट करते हैं, वो करते हैं अपने वर्कर्स के लिए, ये करते हैं। तो ये हमारी नजरों में जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है फॉर द होल टाटा ग्रुप, जिस वजह से हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं एंड नॉट ओनली अ बिजनेसमैन, तो वो जितनी भी हमारी रिस्पेक्ट है, जो भी हमारी परसेप्शन है, जो भी हमारी थिंकिंग बनी है, वो क्या है, एक कॉर्पोरेट इमेज है, राइट। चलिए एक बार देखते क्या लिखा है। द मैनर इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इन पब्लिक, पब्लिक में आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, वही आपकी कॉर्पोरेट इमेज है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी बिजनेस की इमेज है। सम टोटल ऑफ ऑल द इम्प्रेशंस दैट आर लेफ्ट ऑन पब्लिक, पब्लिक के ऊपर जितने भी आप छाप छोड़ते हो, वो हर तरीके की छाप को प्लस करके ही आपकी एक इमेज बनती है। पब्लिक हैज डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, सबके कॉर्पोरेट इमेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, ठीक। देन हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट कल्चर का क्या मीनिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा कल्चर है, क्या क्या उनके शेयर्ड वैल्यूज, क्या क्या शेयर्ड बिलीव्स है जिसके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन टिकी हुई है, और कौन से वो वैल्यूज हैं जिनको इनकलकेट करके आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी बनी है। वो सारी की सारी शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, एवरीथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हम बोलते हैं कि इस यार उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर खराब है। तो कल्चर से क्या मीनिंग है हमारा, कल्चर से हमारा मीनिंग है एम्प्लॉयज के मन में जो एक दूसरे के लिए सारी की सारी फीलिंग्स हैं, जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, किन बेसिस, किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, क्या वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको कुछ समझती है, नहीं समझती है, क्या उसके रूल्स हैं, किस ऑनेस्टी, किस डिग्निटी, किस इंटेग्रिटी को वो फॉलो करती है, उसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड वही वैल्यूज वो अपने इंप्लॉयज के अंदर इनकलकेट करते हैं। तो वो जो जो वैल्यूज है, वो हर चीज, बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, जो भी चीजें ऑर्गेनाइजेशन ले डाउन करती है जिसको कि सब लोग, सारे इंप्लॉयज
फॉलो करे वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है। चलिए एक बात देखते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? सिस्टम ऑफ ऑल द शेयर्ड वैल्यूज, वही बिलीव्स हैं और सारे के सारे एजम्पशंस की जो एम्प्लॉयज के हैं, ये वैल्यूज जो है ये गवर्न करता है। जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है उसके जो जो भी वैल्यूज आप सब एक साथ आपस में एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल शेयर करते हो, वो गवर्न करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं, इसका वर्किंग कल्चर अच्छा उसका नहीं है। मतलब आप इंसान को इंसान समझ रहे हो, 10-10 12-12 घंटे काम नहीं करवा रहे, आपके एक प्रॉपर टाइमिंग्स है, आप उनको बोल रहे हो कि जितना आपसे हो रहा है प्रोडक्टिविटी ऊपर है रादर देन नंबर ऑफ आवर्स जितने आप दे रहे हो। ठीक, तो ये हर चीज ही ओवरऑल ये बनाती है एक परसेप्शन और एक बिहेव किस तरीके का है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस किस चीज पे डिपेंड करता है? जो भी वैल्यूज उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोटर्स, उसकी मैनेजमेंट और उसके एम्प्लॉयज के अंदर है, वो सारी की सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं और डिपेंड भी आपका सारा कल्चर उसी चीज पे करता है। अगर एम्प्लॉयज ही डिसऑनेस्ट हैं, कोई कंपनी में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारे एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट है, गाली गलौज चल रहा है, ठीक है, इतना खराब माहौल है, तो उसका कल्चर खराब है। ठीक, एंड इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर जो है डिफरेंट होता है, क्योंकि सबके सब डिफरेंट शेयर्ड वैल्यूज, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट नॉर्म्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। और मैं यहाँ की प्रमोटर हूँ, वहां का प्रमोटर कोई और है, तो जो वैल्यूज मैं दूंगी, जो मैनेजमेंट यहाँ पे वैल्यूज आगे भी अपने सारे अपकमिंग एम्प्लॉयज को देगा, और जो वहां के एम्प्लॉयज को वैल्यूज मिल रही है वो कंप्लीटली एक दूसरे से डिफर करेंगी। क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं एज अ प्रमोटर फिर आगे, मैं एज अ मैनेजर भी आगे अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में वही चीज को लीड करना चाहूंगी। बट हो सकता है कि किसी और के लिए ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट ना हो और वो सिर्फ नंबर्स पे फोकस्ड हो और वो एकदम गधे घोड़ों जैसा बस काम कराते जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज से, तो आगे वो भी वही चीज जो है देंगे। तो कल्चर जो है वो पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली डिपेंड करता है एंड इसीलिए डिफर करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। चलिए ये यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को शेप करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है जो शेप करते हैं? वैल्यूज। एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा चाहिए कि वो अपनी वैल्यूज पे फोकस करे और उसकी अच्छी वैल्यूज हो, तभी वो आगे वो वैल्यूज को दे पाएगा और उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत ही अच्छा बनेगा। डिग्री ऑफ हरारकी, अगर कोई भी हरारकी है ही नहीं, कोई भी कैसा भी काम करे जा रहा है तो भी कोई सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं है, कोई भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी नहीं है, तो भी आपको नहीं पता आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो वहां का कल्चर भी खराब है कि मतलब मिसमैनेज्ड है। तो एक अच्छी हरारकी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आपके बहुत सारे लेयर्स है हरारकी में, अब आपको पहले इस बात के लिए अप्रूवल लेना है अपने लीडर से, फिर लीडर के बाद अपने कोच से, फिर कोच के बाद अपने मैनेजर से, फिर मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर से, तो एक छोटी सी चीज जिसका डिसीजन जल्दी हो सकता था वो बहुत ज्यादा लेवल तक जाने की वजह से उसका डिसीजन भी डिले हुआ। तो एक प्रॉपर लेवल तो होना ही चाहिए, बट खूब ज्यादा लंबी लाइन अगर हम हरारकी की लगा देंगे तो फिर वो डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले हो जाएगी। डिग्री ऑफ प्रॉम्प्टनेस एंड अर्जेंसी, जितनी ज्यादा जल्दी आप, क्योंकि आजकल का बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक, यू नेवर नो व्हाट सिचुएशन माइट अराइज इन फ्रंट ऑफ यू इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में आपके सामने कौन सी सिचुएशन आ जाए आपको नहीं पता, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका कल्चर बिल्कुल ऐसा हो, आपकी वैल्यूज, बिलीव्स, जितने भी शेयर्ड अजम्पशंस हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल वो ऐसी हो जो कि किसी भी तरीके की कोई भी अर्जेंसी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए क्विक रिस्पॉन्ड हो। इतना भी लेजी या फिर इतना वैसा स्टाफ ना हो कि आपके पास किसी चीज के लिए कोई बैकअप ही ना हो, कोई भी अर्जेंट सिचुएशन आ जाए तो आप तो फिर आपका बिजनेस तो वहीं के वहीं डूब जाएगा। ठीक, देन पीपल ओरिएंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप चाहते हैं, पीपल ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने इंप्लॉयज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने इंपॉर्टेंस इंप्लॉयज को पहले देता है उसके अंदर लोगों का रिटेंशन रेट जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा है। एंड जो भी चीजें आप अगर अपने इंप्लॉयज को अच्छे से ध्यान में नहीं रख रहे हो तो ऑब्वियसली पीपल विल लीव योर ऑर्गेनाइजेशन एट द अर्लीस्ट, तो वहां पे आपकी हायरिंग कॉस्ट वगैरह भी बहुत बढ़ जाती है। देन वी हैव फंक्शनल ओरिएंटेशन। फंक्शनल ओरिएंटेशन मतलब कि कोई भी न्यू एम्प्लॉय आया तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की प्रोसेस हो, कि उसको ये पता हो कि उसको क्या करना है, ताकि जनरली 1 वीक या 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जब भी आप जहां भी ज्वाइन करते हो, एकदम से आपको काम नहीं पकड़ा दिया जाता। तो वो जो जितनी भी आपके ट्रेनिंग्स मिल रही हैं वो सारी की सारी फंक्शनल ओरिएंटेशन का पार्ट होती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल सब कल्चर। सब कल्चर्स का क्या मतलब है? छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स है, फ्रेंड्स वगैरह तो बनते ही हैं सबके, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर ग्रुपिज्म में जिस जिस तरीके का कल्चर फॉलो हो रहा है वो होता है सब कल्चर आपका। ठीक, वो आपके किसी भी तरीके से आप कॉमन
वैल्यूज, अगर कोई 2-4 लोगों में कोई कॉमन वैल्यूज है, कोई कॉमन ट्रेड्स है, तो वो आपस में मिलके होता है ना, हम उन्हीं से कनेक्टेड फील करते हैं जिनके थॉट्स हमसे मैचिंग होते हैं। तो वैसे ही जब भी आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे से, तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो बनते हैं, दे आर नोन एज सब कल्चर्स। एंड वही सब कल्चर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे कि वो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं, वो आप पढ़ सकते हो। नोट्स जो भी हैं आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। ये सब वही चीज लिखी है यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मैनेज कर सकते हो। किस तरीके से मैनेज कर सकते हो? सबसे पहले तो कॉमन ट्रेड्स, जो भी कॉमन फीलिंग्स है, शेयर्ड वैल्यूज है, उनको आप आइडेंटिफाई करो। देन इम्प्लॉयज को ग्रुप करो हर लेवल से, और देखो कि ट्रेड्स कहाँ कहाँ पे वो ट्रेड्स मिल रहे हैं। देन उनको, उन ट्रेड्स की असेसमेंट करो इन रिलेशन टू द शेयर्ड वैल्यूज। ठीक है, जो भी शेयर्ड वैल्यूज, जो भी आपने वैल्यूज बिलीव्स वगैरह अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिखे हैं, उनके साथ आप उनको कंपेयर करो, समराइज करो अपनी फाइंडिंग्स को, और एक अच्छा कल्चरल मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाओ। ये आप 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप्स का आपका पूरा स्टेप है कि क्वेश्चन जैसे आ गया कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कैसे मैनेज करोगे, किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे वर्क करोगे। तो ये 5 स्टेप्स की यहाँ पे सीरीज है। यही सीरीज को फॉलो करके आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हो, असेस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले कॉमन ट्रेड्स आइडेंटिफाई करोगे, हर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज को क्रिएट कैटर करोगे, एक साथ ग्रुप करोगे, और देखोगे कि की ट्रेड्स जितने भी हैं उनकी क्या वैलिडिटी है। उन सारे के सारे ट्रेड्स को असेस करोगे विद अंडरलाइंग शेयर्ड वैल्यूज। अपनी सारी की सारी जो भी आपने असेस किया उसकी फाइंडिंग्स को समराइज करोगे, एंड देन एक अच्छा कल्चरल मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाओगे। ठीक, तो ये 5 स्टेप का आपका वेज है दैट हाउ यू कैन मैनेज योर कल्चर। देन हमारे पास अब बहुत सारी छोटी छोटी ऑडिट्स हैं कि ये ऑडिट क्या होती है, वो ऑडिट क्या होती है, उसकी क्या नीड होती है। इस तरीके से हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, चलिए एक बार वो कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑडिट। ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ऐसे करके डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एक केस स्टडी टाइप भी आपको बना के दी जा सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर ऊपर जो अभी हमने पढ़ा उसमें आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तभी वहां से हम ग्रैप करें कि हाँ शेयर्ड वैल्यूज की कोई भी प्रॉब्लम है, बिलीव्स की कोई प्रॉब्लम है किसी भी ऐसे तरीके की, तो कॉर्पोरेट कल्चर की प्रॉब्लम है, तो हमें उसे मैनेज कैसे करना है, तो वही 5 स्टेप मॉडल आपने लिख के देना है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑडिट। कॉर्पोरेट सर्विसेज का क्या मतलब है? जितनी भी सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रेंडर करती है, वो सारी की सारी होती है कॉर्पोरेट सर्विसेज। उसी का ऑडिट करना, चेक करना कि जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो वो कैसी है, अप टू द मार्क है नहीं। ऑडिट का मतलब तो हम हमेशा से ही जानते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक, कॉर्पोरेट सर्विसेज आर द सर्विसेज ओरिएंटेड ऑब्लिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट एंटिटी की जितनी भी सर्विस ओरिएंटेड ऑब्लिगेशन है, जो उसको सर्विसेज देनी है। जैसे बेनिफिट्स क्या है इन सर्विसेज का? इन सर्विसेज से आपको बेनिफिट है, इन्वेंट्री आपकी लेस होती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट आपकी कम है, लेस कैपिटल वर्किंग इन्वायरमेंट, कैपिटल वर्किंग रिक्वायरमेंट भी आपकी कम है, प्रॉफिट्स आपके इंक्रीज है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो आप सारी की सारी सर्विसेज का, और ये देखते कि वो सारी की सारी सर्विसेज रेंडर्ड जो करी गई हैं वो सब सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं बाय दी ऑर्गेनाइजेशन। स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट का स्कोप क्या है ये देखते हैं एक बार। ये देखिए, ये मैंने आपकी बुक से यहाँ पे दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए एग्जैक्ट वहीं से, तो इसलिए मैंने आपकी न्यू स्टडी मटेरियल के हिसाब से बने हुए नोट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्कोप क्या है इसका? इसके स्कोप एक्सटेंड करता है, पूरी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो आप सारी की सारी सर्विसेज की, और उनका एक्सटेंड देखते हो कि आप सेटिस्फैक्ट्री आपने रिजल्ट दिया है या नहीं, मतलब जो आपने सर्विसेज रेंडर करी है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में वो सब सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, और कितना अवेयरनेस है हर एम्प्लॉय, हर एंटरप्राइज का, उसको भी आप असेस करते हो। परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस किसके प्रति? अपने कस्टमर के प्रति, एम्प्लॉयज के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति, दूसरे बिजनेसमैन के प्रति, सब कुछ आप अलग से स्टडी करते हो और ये देखते हो। एक मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो ये सब चीजों को स्टडी करता है व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट। कस्टमर सर्विस कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट जब आप करते हो तो एक सेटिस्फैक्ट्री
सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं या नहीं करी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने, वो सब चीजें आप असेस करते हो। मैनेजमेंट ऑडिटर असेस करता है, साथ ही साथ में उसका क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट है उस रिलेशन का, किस तरीके के आपके रिलेशंस मेंटेन्ड है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स योर कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, अदर बिजनेसमैन, हर चीज जो है वो इसी में स्टडी होती है। देन वी हैव द अप्रोच ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट। कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट की क्या अप्रोच है, एक बार ये देखते हैं। ये बेसिकली एक अप्रेजल सिस्टम है जिसके अंदर सारे के सारे बिजनेस एंटरप्राइज ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में, उसके एनवायरनमेंट में, ठीक है, अपना एक अच्छा प्रोडक्ट देके और अपना खुद का भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया है, ये पूरा इसका स्कोप है। ठीक, कंसेप्चुअल अप्रोच ऑफ कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट, ये देखिए, हाउ डज अ कॉर्पोरेट बॉडी, इसमें बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि जब हम करते हैं कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट तब हम कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हैं कि कॉर्पोरेट बॉडी ने कैसे रिलेशंस मेंटेन किए कस्टमर के साथ, ठीक है, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे, स्कार्स रिसोर्सेज थे, उनको कैसे यूज किया है जिससे कि वेस्टेज भी सबसे कम हुई हो, सोशल नीड्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई करी है और उनको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपना काम किया है, फेयर प्राइसेस आपने कैसे डिटरमाइन किए हैं, कोई भी प्रोडक्ट है उसका बिना ही उसको कोई भी कंपटीशन में लाए और कोई भी स्कार्सिटी ना क्रिएट किए। देन न्यू प्रोडक्ट्स जितने भी आए हैं उनको आपने कैसे प्रमोट किया है, कैसे आपने एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट की है, ठीक है, इन्वायरमेंट को अच्छे से शेप करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से आपने सोशल लेजिस्लेशंस वगैरह फॉलो करी। तो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब चीजें कैसे करी हैं, वो सब बातें, ये सब क्वेश्चंस जो हैं जब आप करते हो एक कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट तो आप ये सारे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चंस जो अभी हमने ऊपर पढ़े, ये वाले सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पुटअप किया जा सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप अपने माइंड में रखोगे जब कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट कर रहे हो, तो ये सब आप अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है, इनको आप अच्छे से एक बार थॉरली रीड कर लेंगे ताकि ये सारी चीजें आपको दिमाग में रहें कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पुटअप कर सकते हो जब आपसे बात हो। ठीक, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब आपसे क्वेश्चन ऐसी डिमांड करे कि कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट कर रहे हैं तो किस तरीके की चीजें का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो हम पुटअप कर सकते हैं, तब आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम नीचे मूव करते हैं, 3-4 क्वेश्चन नीचे भी दिए हैं, ये भी देखते हैं कि बिजनेस, व्हाट अ बिजनेस में डू इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, जितनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज है उस टर्म्स में बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस जो है वो अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज के साथ क्या कर सकता है, बिजनेस को अपनी एम्बिशंस और वैल्यूज ऑफ टॉप मैनेजमेंट वगैरह में क्या करना है, और बिजनेस जो है वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करे। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर भी ये आपका कॉर्पोरेट सर्विस ऑडिट में दिया जाता है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, अब ये कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट क्या है, बेसिकली कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टेप्स आप लेते हो और वो स्टेप्स आप ठीक से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो रही है, वो हर स्टेप को क्रिटिकली एग्जामिन करना इज कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। ठीक है, आप इसके अंदर आप अंदर क्या कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के साथ, ओवरऑल हर चीज, बाहर क्या कर रहे हो एक्सटर्नली, हर चीज को आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक, जैसे एक बार पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है ये विच इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस इवेलुएशन, आप कंटिन्यूसली इवेलुएट कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक एक्यूरेट स्टेटस देता है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट इफेक्टिवनेस का, आपको ठीक से बिल्कुल एक्यूरेटली जब आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब आप क्रिटिकल एग्जामिन कर रहे हो, तो जब आप क्रिटिकल एग्जामिन कर रहे हो तो आपको करेक्ट स्टेटस मिलेगा कि कॉर्पोरेट इफेक्टिवनेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और जितनी भी डेवलपमेंट की नीड्स है उनको भी हाईलाइट करता है। ठीक, देन हमारे पास आता है डायमेंशंस इन द कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट में कुछ डायमेंशंस हैं, कौन कौन सी डायमेंशंस है, डायमेंशंस एज इन कि हमें क्या क्या चेक करना है, किस तरीके से होता है। सबसे पहले रेगुलरिटी, कि आप जितने भी आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं हर एस्पेक्ट को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हो। सिस्टमैटिक चेक,
सिस्टमैटिकली आप क्योंकि कंटिन्यूस वॉच आप रख रहे हो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, उसी तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर भी सिस्टमैटिक चेक, रेगुलर चेक आपने रखना है। ठीक है। रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या है कि आप जो भी चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसी को आप रिव्यू करोगे, तो पास्ट परफॉर्मेंस को, हर चीज़ को आपको अच्छे से रिव्यू करना है, एग्जामिन करना है कि क्या गोल्स हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर कोई भी डेविएशन आई है तो वो डेविएशन क्यों आई है, और उसके लिए आपको अपनी तरफ से डेविएशंस कम हो इसके लिए मेथड्स और कुछ प्लान्स वगैरह सजेस्ट करने। अप्रेजल, अप्रेजल का क्या मतलब है कि आपके जितने भी ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स है, हर चीज को आपने असेस करना है, और फ्यूचर में आप क्या काम कर सकते हो, किस तरीके से आप उस चीज को और अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हो, उसके लिए भी आपने अपने सजेशंस जरूर देने हैं। ठीक। तो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में ओवरऑल इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों का ही पूरा का पूरा डेवलपमेंट कॉर्पोरेट का कैसा हो रहा है वो आपका चेक किया जाता है। देन हमारे पास है ब्रॉड एरियाज दैट आर कवर्ड इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो हम कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट में कवर करते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है कि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट में हम किन किन चीज़ों का ऑडिट कर रहे हैं, किन किन एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं। तो हम हर चीज़ को कंसिडर करते हैं। आपकी जितनी भी प्लानिंग है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके से आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो, आपके मैनेजमेंट का क्या स्पैन है, प्रोडक्ट लाइंस आपकी कौन कौन सी है, एंड R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस पर भी आप ध्यान देते हो। ठीक। बस ये पूरा ऐसे थ्योरी ही है कि क्या चीज क्या कहती है। वर्ड्स आपको बहुत ही सिमिलर लगेंगे सुनने में, एंड एक पॉइंट पे हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये तो अभी हमने पहले वाले ऑडिट में पढ़ा था, दोनों का सेम ही मीनिंग है, बट ऐसा नहीं है। आप ढंग से, ध्यान से, पूरा ध्यान लगा के पढ़ो तो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ही है। यस, थोड़ा बहुत तो कभी कभी लगता है कि सेम ही है, बट यस देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, जो कि अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनोगे सिर्फ तभी आपको समझ में आएगा। ऑलराइट। पर्सोनल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है। पर्सोनल डेवलपमेंट, पर्सोनल मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो। तो आपको एक अच्छी ट्रेनिंग्स करानी चाहिए जब वो अंदर आए, मतलब अंदर आए एज इन ऑर्गेनाइजेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन उनको हायर करती है उस टाइम पे, व्हेन दे बिकम द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पे उनकी अच्छी ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। अच्छी डेवलपमेंट करवाओ आप अपने लोगों की, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स तो वैसे भी इतना बड़ा रिसोर्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इन्हें। अब तो इसको भी वैल्यू करने की अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं, जो कि आई एम श्योर कि आप अपने बिजनेस वैल्यूएशन में जरूर पढ़ोगे, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन भी। तो वही है कि ये इतना बड़ा पार्ट, इतना मेजर पार्ट फॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का। तो ये जितने भी टॉप मैनेजमेंट वगैरह के लोग हैं, वो सब अच्छे से उनकी ट्रेनिंग करवाएं, उनको हर चीज जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग और उनकी डेवलपमेंट हो। और जितने वो स्किल्ड होंगे उतना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क करेगा। ठीक। पर्सोनल डेवलपमेंट क्या है। ये डेवलपमेंट ऑफ पीपल है, जो भी काम कर रहे हैं उन सबका डेवलपमेंट करवाना है। मैनेजर्स की देखो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अभी वही बोला कि टॉप मैनेजमेंट में जो भी है उनको चाहिए कि वो डेवलपमेंट ऑफ जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें कंट्रीब्यूट करें। मैनेजर्स का क्या रोल है लोगों की डेवलपमेंट में, ये देखते हैं। मैनेजर्स का क्या रोल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैनेजर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तभी किसी को पता है कि हाँ भाई वो इस काम के लिए अकाउंटेबल है। ठीक। ऑनेस्ट फीडबैक आप लेते हो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। सजेस्ट करते हो अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, सारी की सारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो सही एम्प्लॉय को सही टाइम पे प्रोवाइड कराना, और उनको एडिशनल रिस्क और रिवॉर्ड्स के लिए हमेशा ही मोटिवेट करना कि आज ओवर टाइम कर लो, ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे। जस्ट किडिंग। तो उनको सारे के सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स के लिए अच्छे से मोटिवेट करना। राइट। नेक्स्ट हमारा छोटा सा जो नेक्स्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट है वो है हमारा कंज्यूमर सर्विसेज ऑडिट। आज का लेक्चर आई थिंक थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, बिकॉज बहुत सारे ऑडिट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, बट कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करो। कंज्यूमर सर्विसेज ऑडिट, इसका क्या मतलब है कि आप कंज्यूमर्स की नीड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो। व्हाट इज योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर गिविंग। आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स दे रहे हो मार्केट में, आप किस तरीके से उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, वो आपसे सेटिस्फाइड है नहीं। और एक ऑर्गेनाइजेशन
क्या आप जितना भी आपका परसेप्शन है हर चीज, और आप किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो जब आप अपनी कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, हर चीज उसके लिए सजेशंस भी देना। ठीक है। कस्टमर्स के बिना तो कोई बिजनेस है ही नहीं। कस्टमर सर्विस का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहा है जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी सर्विस दे रहा है जब वो कस्टमर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरैक्ट करता है, एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है। देन वी हैव गुड कस्टमर सर्विस। एक अच्छी कस्टमर सर्विस कैसी होती है? जब आप कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करो, अपने जो भी आपने वादे किए थे वो करो। आपने कहा था कि आप 1 साल तक फ्री सर्विस है, पर आप तो चार्ज लगा रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अपने प्रोमिस रखो और अपने हाई स्टैंडर्ड्स के साथ हर चीज को अपने कस्टमर्स तक डिलीवर कर सको। तो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्या है? ये वही सारे कंज्यूमर सर्विसेज जितनी भी आप देते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने कंज्यूमर्स को, उन सब का एग्जामिनेशन करना। और साथ ही साथ आप क्या करते हो, ये असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, बताता है कि किस तरीके से आप अपने इंटरनल प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक। देन वी हैव स्पेसिफिक्स फॉर कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कंज्यूमर सर्विस ऑडिट में जो कि आप पूछ सकते हो अपने आप से जब भी आप कंडक्ट करते हो कोई भी कंज्यूमर सर्विस ऑडिट। कैसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो? आप पूछ सकते हो कि वेदर द प्रोसेस ऑफ कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एक्सिस्ट। कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है तो उस तरीके कोई कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस वगैरह है या नहीं, कोई डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ पीपल है या नहीं जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के ऊपर देखें। जो भी कस्टमर केयर सर्विस, जैसे कस्टमर सर्विस ऑडिट आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि कस्टमर सर्विस है तो कस्टमर केयर पे हम फोन करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। तो सारी की सारी इस तरीके की सर्विसेज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन देती है अपने कस्टमर्स को, वो सारी की सारी सर्विसेज का ऑडिट करना। ऑडिट मतलब क्रिटिकल एग्जामिनेशन of all the customer services that have been provided by an organization to the customers. They must always keep their promises. They must work with utmost highest degree of the performance and देखते हैं कि किस तरीके से वो स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं या नहीं करते। और अगर वो स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करे तो फिर आप कुछ मेथड्स भी उनको सजेस्ट करके जाओगे। तो क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से पूछ सकते हो कि क्या कोई पोर्टल है भी या नहीं, कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर का कोई सर्विस पोर्टल है भी या नहीं, क्या कस्टमर सर्विस के ऊपर आपने कोई टीम वगैरह अलॉट करी है, क्या आपके पास डिजाइंड लोग हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई डॉक्यूमेंटेड मतलब रिटर्न में पॉलिसी वगैरह है रिगार्डिंग द कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स, वेदर कस्टमर विश ऑन वर्ड मेजर्ड फॉर लॉयल्टी असेसमेंट। लॉयल्टी असेसमेंट के लिए क्या आप कस्टमर्स की ये वाव विश ऑन वर्ड्स को मेजर कर भी रहे हो या नहीं। क्या कोई भी लीगल एक्शन कंपनी के अगेंस्ट फाइल तो नहीं हुआ जब उसने कोई कस्टमर केयर सर्विस नहीं ढंग से दी हो। कस्टमर कंप्लेंट्स कैसे ट्रैक कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि जब आप ट्रैक कर सकते हो तो ट्रैक से ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से आप अपने कंज्यूमर की सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, उनकी कंप्लेंट्स किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रखो। जब कंप्लेंट को आप ट्रैक ही नहीं कर सकते तो फिर वो प्रॉब्लम्स हमेशा ही रहेंगी। ठीक। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है while conducting internal audit, सॉरी while conducting the consumer service audit। यहाँ पे इंटरनल ऑडिट नहीं है, ये है रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है। इंटरनल ऑडिटर का रोल देखते हैं कि क्या है। ये कंज्यूमर सर्विस ऑडिट करते टाइम उसका तो की रोल है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड को प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस ओवर द कस्टमर सर्विस और सीआरपी कंप्लेंट रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये सीआरपी तो आप वैसे भी उसमें कर ही चुके हो अपने लॉ में। ठीक है। देन और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। इंटरनल ऑडिट की एक्टिविटी जो भी है वो सब यूटिलाइज करोगे आप सारे कस्टमर सर्विस इंडिकेटर्स, जैसे कोई भी कंप्लेंट्स है, कोई भी प्रोडक्ट रिकॉल्स, रेजोल्यूशन प्रोसेस, टाइम टेकन, सारे के सारे फैक्टर्स को आप अच्छे से टेक इनटू कंसिडरेशन करोगे। सारी की सारी ये सब बातें रखोगे अपने रिव्यू के लिए और दूसरे इंडिकेटर्स को भी यूज करोगे जो भी आपके रिस्क असेसमेंट में आपको हेल्प कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस
को हमेशा ही पार्ट कंसिडर करना है ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का हमेशा उसको एक पार्ट कंसिडर करना है, और उसको आप साइक्लिक ऑडिट्स के लिए भी रहोगे, और पीरियोडिक कवरेज की नेसेसिटी भी ये है। इंटरनल ऑडिट role is to provide periodic independent assurance that controls are in place and operating effectively। controls जो है वो बिल्कुल ठीक है और हर चीज इफेक्टिवली प्लान कर रही है, इसीलिए ये आपने सारे के सारे कंट्रोल्स को चेक करना है। ठीक, ये इफेक्टिवली वर्ड लिखा है, वैसे तो समझ में आ ही रहा है, थोड़ा सा कट गया था बट आई थॉट कि एक बार बता दूं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो इंटरनल ऑडिटर का रोल आई थिंक आप समझ ही गए होंगे इसके अंदर क्या है, कि जब भी हम इंटरनल ऑडिट कोई भी कंडक्ट करते हैं तो इंटरनल ऑडिटर का ये रोल है कि आप अच्छे से जितने भी पुराने डेटा है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, सारे के सारे डेटा को आप रिस्क असेसमेंट में लो, ताकि वो भी ये चीज देख पाए कि क्या कंट्रोल्स कैसे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और क्या वो अपने सारे के सारे कमिटमेंट्स को फुलफिल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड क्या एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। देन वी हैव एनवायरमेंटल ऑडिट। जस्ट अ सेकेंड, ये इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है? बेसिकली इन्वायरमेंट के हर एस्पेक्ट को क्रिटिकली एग्जामिन करना, कि आप किस तरीके से इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जिस सोसाइटी में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट की हर एक चीज़ को, हर एक रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं आप चीज़ों को डिग्रेड तो नहीं कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट का यही मतलब है, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन है, सारी की सारी पॉलिसीज, जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं और हर चीज़ बिजनेस की जो भी आपने बनाई हुई है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी ले डाउन करे हैं बिजनेस की, उन सब चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, कौन सी पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के सारे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखो कंपोनेंट्स है कि एक इन्वायरमेंट में सिर्फ क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपका हर तरीके का वो आएगा, हर चीज़ कवर होगी, जैसे आपका पानी, आपका जो भी नॉइस पोल्यूशन है तो नॉइस, देन योर स्मेल, देन थर्मल, विजुअल, क्लाइमेट, रेडिएशन जितनी भी है, सॉइल, सॉइल मीन्स वो या प्लांट कह सकते हैं, एयर, हर चीज़ आपकी इन्वायरमेंट में कवर्ड है। तो ये सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स बताए, सब जो भी इन्वायरमेंट का पार्ट फॉर्म करते हैं, इन सब के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉलिसीज ले डाउन करी गई हैं, वो आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पॉलिसीज अप टू द मार्क है या नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर कोई है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, वो सब चीज़ आप किस में एग्जामिन करोगे? इन्वायरमेंटल ऑडिट में। ठीक, चलिए देन हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट का कैसा फीचर है? रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या रोल है इसमें? इंटरनल ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट में मैनेजमेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट का ये रोल है कि मैनेजमेंट को आप पार्ट मानते हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, इन्वायरमेंटल ऑडिट को भी आप यही मानते हो। ठीक है, कि आप इन्वायरमेंटल की मेजर कर रहे हो परफॉर्मेंस किस तरीके की है ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैनेजमेंट भी इस चीज़ को मेजर करे। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, केयरफुली आप प्लान करोगे इसे। ठीक है, हर चीज़ आपने देखनी है तो केयरफुली प्लान करोगे। डॉक्यूमेंटेशन, मैनेजमेंट ऑडिट के लिए इसके मैनेजमेंट भी हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करे फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिट। ठीक है, प्रॉपर मेथड्स होने चाहिए, इन्वायरमेंटल रिलेटेड डेटा जितना भी है वो सारे के सारे डेटा कलेक्ट करने के लिए और उन डेटा को प्रिजर्व करके रखना है, उसके लिए मैनेजमेंट ने प्रॉपर मेथड्स हमेशा ही उसके पास प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो गई। देन कंटिन्यूअस रिव्यू, आप उसको टाइम टू टाइम जो है चेक करते रहो कि आपका जो भी चीज़ है वो चीज़ जो भी प्रिस्क्राइब सेट नॉर्म्स है उससे मिल रही है या नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो उसके क्या रीजंस है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो एकदम बढ़िया हो, एक नंबर हो, और हमेशा हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मीट करें, हमेशा उसके अलाइंड हो,
और हम हमेशा ही हर ऐसा काम करें कि हम अपने इन्वायरमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को हमेशा ही कंसिडर करके चले और हर चीज़ में लेस वेस्टेज हमारी हो। ठीक है, इन्वायरमेंट का हम हमेशा ध्यान रखें। तो ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वायरमेंटल ऑडिट के। मैं कभी भी कोई गलत ऑडिट का नाम ले लूँ अगर तो समझ जाना कि आज बहुत ज़्यादा ऑडिट हो रहा है, इसीलिए मैं नाम हो सकता है कि गलत भी ले लूँ एक दो बार, बट आप समझ जाना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। इन्वायरमेंटल ऑडिट के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्वेश्चंस डायरेक्टली पुट अप हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल ऑडिट हम क्यों करते हैं, तो आपने ऑब्जेक्टिव लिखने, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव लिखने, इन्वायरमेंट के क्या क्या पार्ट है, तो आपने उसके सारे पार्ट्स बता देने। ठीक, आप ये क्यों करते हो, इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट करते हो अपने कंप्लायंस के स्टेटस को। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। फैसिलिटी मैनेजमेंट को असिस्ट करते हो। ओवरऑल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का लेवल ऑब्वियसली बढ़ता है जब आप किसी चीज़ पे चेक रख रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर बार बार अच्छे से देख रहे हो कि वो चीज़ ढंग से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, तो उस चीज़ के अगेंस्ट आप अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हो, तो अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होती है, नो डाउट इन दैट। ओवरऑल जो डेवलपमेंट है इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट थी उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेट करते हो आप उसे, क्योंकि आपको पता है कि अब इसकी भी मेजरमेंट होगी, कोई आके चेक करेगा तो स्पीड से आप वो काम करोगे, सिर्फ लिखे ही नहीं जाएंगे कि मुझे इतना पैसा इस जगह देना है या फिर मुझे इस तरीके से ये मशीन इंस्टॉल करने की, इससे इन्वायरमेंट को कम हार्म होगा, या फिर इन्वायरमेंट के लिए ये लीगल रेगुलेशन है और मैं इतनी फॉलो कर रहा हूँ। जब पता है ना, वही सर पे डंडे वाली बात है, जब एग्जाम आता है तो बंदा पढ़ता ही है, उससे पहले तो हाँ हाँ अब एक दूर है पढ़ लेंगे, तो ये भी वही सर पे डंडे वाली बात ही है कि पता है कि चेक होगा ही होगा, तो इसकी स्पीड फिर इम्प्रूवमेंट की परफॉर्मेंस के बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव होता है। कॉर्पोरेट को जितने भी लाइबिलिटीज है, जो भी लाइबिलिटी लगती है ऑन ब्रीचेस कि आपने कोई काम नहीं फॉलो किया, उस सबसे भी आप बचाते हो। एप्लीकेशन गाइडलाइंस, ठीक है। फंड एलोकेशन, डेवलप अ बेसिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, जितने भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उन सबको ऑप्टिमाइज करते हो, उन सबका यूज, उनका प्रोडक्शन, उनका प्रोक्योरमेंट, हर चीज को आप ऑप्टिमाइज करते हो। देन बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। ये इन्वायरमेंटल ऑडिट एक ऐसा है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव, नेचर, स्कोप सब ऐसा लिख दिया, वरना ऊपर जो भी हमने पढ़ा उसमें अगर कभी क्वेश्चन पुट हो गया तो ये सब चीज़ों को कंबाइन करके हमें अपना दिमाग लगा के पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर कट पॉइंट्स मेंशन नहीं है, बट बेनिफिट्स वगैरह हर चीज़ जो है मेजरली भर भर के इन्वायरमेंटल ऑडिट में तो टॉपिक्स ही टॉपिक्स है। ठीक, वही सारे टॉपिक्स हैं, वही सब चीज़ें घुमा फिरा के हमें बतानी है कि एफिशिएंसी इंप्रूव करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, सारे के सारे इन्वायरमेंटल लॉज और स्टैंडर्ड्स से आप कंप्लाई करते हो, आपका रिस्क कम होता है, स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन से आप मीट करते हैं, बिकॉज आजकल तो इन्वायरमेंट भी भाई इतना ज़्यादा वैसा हो गया है कि कस्टमर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हाँ भाई आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, दे आर मच मोर अवेयर एंड मच मोर कंसर्न एज वेल, नॉट ओनली अवेयर बट कंसर्न एज वेल कि ये ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली क्या कर रही है इन्वायरमेंट के लिए। तो एक आपका खुद की कॉर्पोरेट इमेज भी इससे जो है अच्छे से फॉर्म होती है, जो अभी हमने पढ़ा था कि परसेप्शन है एक कस्टमर के दिमाग में, लोगों के दिमाग में आपकी कंपनी को लेके, वो आपकी कॉर्पोरेट इमेज है, और वो इमेज बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है इन अ वेरी गुड वे। जब आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करते हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं आपको, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है, तो आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हो। इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को आप लिंक करते हो ऑपरेटिंग प्रोसेसेस से, और जितने भी सर्टिफिकेशन, जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, सब चीज़ों को आप फॉलो करते हो और कंप्लाई करते हो। ठीक, देन वी हैव कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट कि एक मैनेजमेंट ऑडिट इन, मैंने पहले कहा था आज बहुत सारी ऑडिट कर रहे हैं, तो आज तो मेरे मुंह से गलत निकलेगा। इन्वायरमेंटल ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, समरी होनी चाहिए, ठीक है, पूरी समरी हो गई। देन कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट, ये आप अपने एग्जाम पर्पस के लिए नॉर्मली रीड कर सकते हो, आपको ऐसा कुछ बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें कि क्या क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन होगा ऑडिट का, जिसके अंदर आप इन्वायरमेंटल ऑडिट कब कंडक्ट हुआ था, क्या पीरियड था, वो सब बताओगे। ऑब्जेक्टिव बताओगे ऑडिट का स्कोप बताओगे, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बताओगे। सिंपल सिंपल सी बात है। ऑडिट रिपोर्ट में जो जो आपको दिमाग में लगता है कि किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में आना चाहिए, नॉट ओनली इन्वायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, इन जनरल किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में जो जो चीज़ें आनी चाहिए, आपके स्कोप क्या था, आपकी डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, आपका नॉर्मल
कंडक्ट आपने कैसे किया, क्या उसका स्कोप है, उसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो सारी आ गई, ठीक है। और इंटरनल इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जितनी भी है, मतलब उनसे एक बार कंफर्मिटी लेना, ठीक है। देन हमारे पास वही सारी मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कॉस्ट, बेनिफिट्स, लेवल ऑफ लॉस, कोई भी रिकमेंडेशन आपने देनी है वो, कोई भी एक्शंस जो भी अग्री हुए थे, कोई भी जो भी एविडेंस आपने यूज किया, ऑडिट का क्या क्राइटेरिया, वो हर चीज इसके अंदर आप मेंशन करोगे। देन हमारे पास आता है टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग के लिए कुछ टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार देखते हैं। चेकलिस्ट यूज करते हैं, क्वेश्चनर्स यूज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं खुद से, ऑब्जर्व करते हैं पास्ट ट्रेंड्स को देख के, हर चीज को देख के, फोटोग्राफ से हम पता लगा सकते हैं बिफोर आफ्टर की क्या था क्या नहीं था, एंड रिसर्च वगैरह हम इसमें कंडक्ट करके इन्वायरमेंटल ऑडिट के लिए और ज्यादा अपने सारे के सारे सबूत, पुख्ता सबूत जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और बेसिकली टेकिंग environment as a whole into consideration, what an organization is doing, is it keeping its promises or not, is it just making laws but doing nothing in reality, and is it following all the prescribed regulations or not, right? नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटिलिटी ऑडिट। मैम आज तो ऑडिट खत्म ही नहीं हो रहा, आज तो इतने ऑडिट पढ़ा दिया आपने, इसको भी 2 पार्ट में करना चाहिए था। मैं इसको भी 2 पार्ट में अगर करती तो हम इसमें भी आई थिंक 2-4 छोटे छोटे टाइप्स ऑफ ऑडिट बचे हैं। अगर मैं इसको भी 2-3 पार्ट्स में बनाती तो कोई भी ऑडिट फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि उस टाइम पे भी यही पढ़ा था, इस टाइम पे भी सेम सेम सा लग रहा है। एक ही वीडियो है, आप आगे पीछे पॉज करके भी देख सकते हो कि मैंने उसमें क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, तो एक इजी फ्लो बना रहेगा आपका सारी की सारी ऑडिट्स पढ़ने का। और वीडियो पॉज करके कहीं भाग मत जाना, आगे अलग चीज है और पीछे अलग चीज है, तो मेक श्योर कि वीडियो पूरी देखो, तभी सारे टाइप्स के ऑडिट समझ में आएंगे और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। फाइनल लेवल का बच्चा है, इतना तो पता ही है कि इंस्टीट्यूट कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, ठीक। यूटिलिटी ऑडिट, और ये सारी छोटी छोटी जितनी भी ऑडिट्स हैं इनसे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट फॉर द सेक आई एम टेलिंग, इनसे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं, बट हाँ कौन से वाले से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, दैट आई कैन नॉट गारंटी, राइट। चलिए, यूटिलिटी ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हो, काय बात का कर रहे हो जी? इस बार यूटिलिटी ऑडिट है तो यूटिलिटी के एक्सपेंसेस का कर रहे हैं। जैसे कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस मतलब कि जितने भी, जैसे भी आपके सपोर्टिंग, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपकी गैस हो गई, वाटर हो गया, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस का आप जब ऑडिट कर रहे हो तो वो होता है आपका यूटिलिटी ऑडिट। जब यूटिलिटी सर्विसेज का आप ऑडिट, यूटिलिटी एक्सपेंसेस का ऑडिट कर रहे हो तो वो होगा यूटिलिटी ऑडिट। कुछ तो नाम से समझ लो, इन्वायरमेंटल ऑडिट है तो इन्वायरमेंट का कर रहे हैं, ठीक है। देन यूटिलिटी ऑडिट है तो यूटिलिटी एक्सपेंसेस का कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्यों करते हो कि इन सबका कॉस्ट कम हो और एक अच्छा प्रोसेस कंट्रोल आपको मिले। कॉस्ट रिडक्शन भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। किन किन चीज़ों पे कॉस्ट रिडक्शन डिपेंड करती है? कि आपके जो भी बिलिंग रेट्स हैं वो सारे के सारे रेट्स आपके ठीक हैं, तभी आपकी कॉस्ट एकदम एक्यूरेट होगी। जो भी आपकी कंजम्पशन रिकॉर्ड हो रही है, आपका मीटर तो नहीं खराब कहीं, या आप कंज्यूम कम कर रहे हो पर वो मीटर ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो कंजम्पशन रिकॉर्डिंग भी एक्यूरेट है। जो चार्ज कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर वो रेट भी एक्यूरेट है। रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस आप सारी कर रहे हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स अंडर लॉ है वो सब आप कर रहे हो। इक्विपमेंट एज और पावर कंज्यूम, जितनी भी आपकी पावर कंजम्पशन वगैरह है वो सब चीज़ें कैसी है, तो हर चीज़ पे जो है कॉस्ट रिडक्शन या फिर कॉस्ट एग्जैक्ट कितनी होगी वो डिपेंड करता है। बस खत्म, ये इतना सा यूटिलिटी ऑडिट में। अब छोटे छोटे से ऑडिट ही बचे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट का क्या मतलब है? टोटल आपके बेसिकली किस तरीके से आप अपने एनर्जी कंजम्पशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आपका एनर्जी कंजम्पशन है वो सब आप कैसे कम कर सकते हो, उसके ऊपर है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, वही ऑडिट का मतलब यही होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ये इस चीज़ का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस तरीके से आप अपने एनर्जी लेवल कंजम्पशन को कम कर सकते हो, ठीक है। ये एक इफेक्टिव टूल है किस चीज़ का डिटरमाइन करने का, कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम। और ये है क्या? बेसिकली वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, वही ऑडिट की डेफिनेशन ऑफ द यूज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट,
containing recommendation for improving energy efficiency with cost benefit analysis. cost benefit analysis के साथ कि cost कम हो, benefit maximum हो, उसी के साथ आपकी एनर्जी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और हर चीज जो है वो स्मूथली वर्क करे एक ऑर्गेनाइजेशन में. एनर्जी ऑडिट किस चीज पे फोकस करता है जी? ये फोकस करता है ऑन यूसेज ऑफ एनर्जी एज पर लार्जेस्ट टू लीस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेविंग द एनर्जी. जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम जरूरत है अपनी बिजली खर्च करने की, अपनी कोई भी एनर्जी खर्च करने की, सिर्फ वहीं करें. जहाँ पे कम है वहां पे कम करें यूज, जिससे कि क्या हो, आप इजीली हर चीज में से अपनी एनर्जी कंजर्व कर पाओ, एनर्जी सेव कर पाओ, बट स्टिल आपकी कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी बैरियर क्रिएट ना हो, आपकी फंक्शनिंग स्मूथली चले एंड आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो. ठीक. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि आप वो वेस्ट डिटरमाइन करो जिससे कि आप एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट कम कर दो या ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाए. ठीक. चलिए आगे देखते हैं. टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट. एनर्जी ऑडिट के टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पे. सॉरी. सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी ऑडिट एंड देन डिटेल ऑडिट. डिटेल्ड आप नाम से समझ गए हो कि हाँ भाई इन डिटेल हर एस्पेक्ट को आप वेरीफाई कर रहे हो. और प्रिलिमिनरी ऑडिट का मतलब है कि आप ऊपर ऊपर से हर चीज को देख रहे हो, जितने भी पास्ट ईयर के फिगर्स हैं, ये है वो है, सब पुरानी चीजों को देखते हुए आप अपनी सारी की सारी ऑडिट कर रहे हो. वो आपका हो गया प्रिलिमिनरी ऑडिट. और एक डिटेल ऑडिट जिसके अंदर आप हर चीज को इन डिटेल कैप्चर कर रहे हो, जैसे एनर्जी कंजम्पशन कैसी है कंपनी में वो इस्टेब्लिश करना, क्या स्कोप है सेव करने का वो देखना, सेविंग्स को एस्टिमेट करना, डिटेल स्टडी कहाँ कहाँ पे करनी है वो सारे एरियाज को आइडेंटिफाई करना. ठीक है. देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि प्रिलिमिनरी ऑडिट जो है वो यूज करता है एग्जिस्टिंग इजीली कलेक्टेबल डेटा. जो भी डेटा आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग में है, वो सारे का सारा प्रिलिमिनरी डेटा है, उसी से आप अपनी ऑडिट कर सकते हो. जितने भी मेजर एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स है वो सबके सबको इवेलुएट करता है डिटेल्ड ऑडिट, जिसके अंदर प्री ऑडिट फेज सीनियर मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कस करते हो कि क्या आपका एम वगैरह है, क्या गाइडलाइंस है, वो सब चीज़ें. और उसके बाद फिर आप डिटेल्ड ऑडिट एक्टिविटीज करते हो जिसके अंदर कि आप अपना एक्चुअल ऑडिट कंडक्ट करते हो, हर चीज़ को एग्जामिन करते हो, क्रिटिकली देखते हो, वेरीफाई करते हो, चेक करते हो क्या स्कोप है क्या नहीं है, कहाँ पे एनर्जी सेव हो सकती है, वो सब चीज़ें. ठीक. तो एक हो गया आपका प्री ऑडिट फेज, एक हो गया आपका डिटेल एक्टिविटीज. ऑलराइट. देन आपके पास नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी ऑडिट. प्रोडक्टिविटी ऑडिट का क्या मीनिंग है? प्रोडक्टिविटी असेस करना एक ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल एग्जामिनेशन है. ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्टिव है. प्रोडक्टिविटी हम कैसे मेजर करते हैं जनरली? आउटपुट अपॉन इनपुट करके कि हम कितना प्रोडक्टिव हैं, कितने हम आउटपुट्स जो है वो बना रहे हैं. ठीक है. इसमें बेसिकली ये हम वही नाम से ही पता लग रहा होगा आपको. अब ये जो छोटे छोटे बाकी के टॉपिक्स हैं ये नाम से ही सब समझ में आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा भी मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू रिटेन नहीं है. नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्टिविटी ऑडिट है, तो प्रोडक्टिविटी को असेस करने के लिए करे जा रहे हैं. प्रोडक्टिविटी को आप असेस कर सकते हो कैसे? अलग अलग रेशो से, जैसे करंट रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट सेल्स रेशो, ये नेट प्रॉफिट रेशो, जितने भी आपके रेशोज है, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, हर टाइप के रेशो से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हो, असेस कर सकते हो और देख सकते हो कि पहले से आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे हुई है और उसको भी और इम्प्रूव करने के लिए आप हमेशा अपने सजेशंस दे सकते हो. ठीक. देन हमारे पास आती है प्रोप्राइटरी ऑडिट. प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन है आपको ये देखना है कि क्या वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपके रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत हुए हैं या नहीं हुए, सारे रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. एक प्रॉपर अथॉरिटी ने, प्रोप्राइटरी ऑडिट है तो यही देख रहे हो आप कि एक प्रॉपर अथॉरिटी ने वो सब जो भी आप खर्चा कर रहे हो, जो भी कुछ आप कर रहे हो, एक प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको सैंक्शन किया है या नहीं किया. और ये भी देखते हो कि क्या आपने वो खर्चा करने के लिए जो जस्टिफिकेशंस दी हैं क्या वो नेसेसरी है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड थी भी या नहीं. ठीक. जस्ट अ सेकेंड.
देन हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट के कुछ लिमिटेशंस है, क्या क्या है देखते हैं। डिसीजन मेकिंग थोड़ी कम हो जाती, थोड़ी देर से हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप पहले हर चीज़ को जस्टिफाई करते हो, आप हर चीज़ को देखते हो कि क्वालिटी वाइज हर चीज़ जितनी भी है वो क्या आप प्रॉपर अथॉरिटी से हर चीज़ साइन हुई है नहीं हुई है, प्रॉपर लॉ में वो चीज़ लिखी थी या नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया है या नहीं किया, बिल्स प्रॉपर सैंक्शन है या नहीं है, कोई भी एक्सपेंस है तो इसीलिए इन सब चीज़ों में डिसीजन जो है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कभी कभी कि अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो इतनी डिले हो चुकी हैं कि वो भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेंगी। ठीक, तो यही इसका ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। देन हमारे पास है, अरे वाह, चलिए दो ही छोटे छोटे टॉपिक हमारे बचे। देखो, ऑडिटर्स जब भी प्रोप्राइटरी ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो उनको हमेशा ही इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले क्या लिखा? कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। कैनन्स का मतलब है प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आपने अपना प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है वो कंडक्ट करना है। कौन कौन से हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। ये जो कैनन्स है, कैनन मतलब आप प्रिंसिपल्स मान सकते हैं, तो ये आपको लर्न करने, ये चार प्रिंसिपल्स आपको लर्न होने चाहिए। डेफिनेशन आपको हर ऑडिट की पता होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं, घुमा फिरा के तो आप बना ही दोगे, राइट। अगर आपको जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया हिंदी में अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो वहां पे तो घुमा फिरा के आप बना ही दोगे। एक दो चीजें जो ध्यान रखनी है, बाकी ये कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ये ध्यान रखना। बेनिफिट्स अक्रूड शुड बी मोर देन द स्पेंड। आपको हमेशा आपके एक्सपेंस जो है वो हमेशा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू जितना उससे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है। नो ऑथराइज नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हिज एडवांटेज। कोई भी अथॉरिटी में कोई भी पर्सन ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके फायदे के लिए हो। ठीक है। पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी अनलेस, कोई भी पैसा जो पब्लिक से उठाया है वो अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया जाएगा अनलेस, कब तक? जब तक वो अमाउंट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है। या फिर क्लेम ऑफ द अमाउंट कुड बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसका अमाउंट जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। एंड एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी। कोई कस्टम है किसी चीज का कि इस तरीके से ये पॉलिसी है कि उसमें ये पैसा इसका होना ही है या फिर इस तरीके से उसका यूज करना ही है, तो तब आप कर सकते हो। जितने भी अलाउंसेस होते हैं जो भी एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दिए जाते हैं, सारे के सारे अलाउंसेस को आप इस तरीके से रेगुलेट करो कि उससे सारा का सारा दे आर नॉट ऑन द होल सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट टू द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट को पूरा पूरा प्रॉफिट उससे ना हो अलाउंसेस से। ठीक। देन हमारे पास आता है कुछ एडिक्वेसी टू असेस द एडिक्वेसी और अदरवाइज ऑफ द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोप्राइटरी ऑडिट शुड एग्जामिन द फॉलोइंग लाइंस। ये कुछ कुछ चीजें हैं जिन पे प्रोप्राइटरी ऑडिट कंडक्ट करते टाइम आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ये वो कुछ एरियाज दिए गए हैं कि टेक्निकल एस्टिमेट जितने भी है, कॉस्ट शेड्यूल जितने भी हैं, वो सब चीजें जो भी आप एस्टिमेट बना रहे हो उन सब चीजों का आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कोई सीरियस अवॉइडेबल डिलेज तो नहीं आ गया आपकी प्रोसेस में। ठीक है। कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ, कोई भी लॉस तो नहीं हुआ जो कि रेकनिंग नेचर का हो। ठीक है। कोई भी परफॉर्मेंस और कॉस्ट कंपेयर आप कर रहे हो तो दूसरे एरियाज में भी वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए। ठीक। फिजिकल टारगेट्स जो हैं वो आपके अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं प्रिस्क्राइब्ड टाइम में, और जितना भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंडिचर का, जो भी अल्टीमेटली जिस पर्पस से आपने वो पैसा खर्च किया था वो पर्पस आपका फुलफिल हुआ है या नहीं, वो ऑब्जेक्टिव आपका मीट हुआ है या नहीं हुआ। एंड इट्स बीन एन आवर ऑफ कंटिन्यूअस स्पीकिंग without any cut. ऑल राइट, दो छोटी छोटी सी चीज़ें बची हैं अब हमारी, और ये चीज़ तो आप लॉ में अपने ग्रुप
इंटरमीडिएट में जिस भी ग्रुप में आपका लॉ होता है, आई थिंक ग्रुप 1 में ही होता है, एंड अभी फाइनल लेवल पे ग्रुप 3, उसमें भी आप ये पढ़ चुके हो। ये तो बहुत ही प्यारा सेक्शन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट, CSR ऑडिट। इसके अंदर आप ये चेक करते हो कि जितना भी अमाउंट कहा गया था वो आपने अमाउंट दिया भी है या नहीं दिया। CSR के ऊपर कितना अमाउंट दिया गया, क्या प्रिस्क्राइब है, वो सेक्शन 135 में हमने लॉ में पढ़ा ही है। कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, टर्नओवर 1000 करोड़ है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उसको क्या करना है, उसको अपना 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का 2% कॉन्ट्रीब्यूट करना है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सारी एक और आपकी CSR कमेटी भी बनती है। आप बोर्ड को अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी ये चीज़ लिखनी है, अगर कभी किसी साल आपने प्रॉफिट 2% जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया, उसके रीजंस भी बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में देने होते हैं। ठीक, ये सब चीजें हम लॉ में पढ़ चुके हैं, और इसी चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करना इज नोन एज द CSR ऑडिट। हर कंपनी नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, ये CSR ऑडिट पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये मत सोचना कि लॉ में है तो क्या पता इंस्टीट्यूट यहाँ पे ना पूछे, कभी कभी वो यहाँ पे भी पूछ लेता है कि CSR ऑडिट क्या है। तो CSR किसको करना है किसको नहीं, सारी लिमिट्स आपको भी पता होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या मोर, आप एक CSR कमेटी बनाओगे, ठीक है जी, बना लेंगे। इसमें से 3 या मोर डायरेक्टर्स होते हैं और एक तो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स आपको कैलकुलेट करना है, और वो अमाउंट आपने स्पेंड करना है टुवर्ड्स दैट। अगर आपने वो नहीं किया स्पेंड तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में उसका रीजंस वगैरह देगा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है ऑर्गेनाइजेशन का जिससे कि सारी की सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इन्वायरमेंट की, और उस सोशल वेलफेयर के लिए बेसिकली आप करते हो। तो आप फोकस करते हो अपने इन्वायरमेंट पे, लोकल कम्युनिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, ह्यूमन राइट्स पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, हर चीज पे आपका इम्पैक्ट होता है। CSR ऑडिट किस चीज में हेल्प करता है? CSR ऑडिट हेल्प करता है इंटरनल कंट्रोल्स की एडिक्वेसी देखने में कि इंटरनल कंट्रोल्स कितने एडिक्वेट है, रिलायबिलिटी क्या है परफॉर्मेंस को मेजर करने की, एंड ऑल्सो द इफेक्टिवनेस ऑफ फ्रेमवर्क फॉर CSR इम्प्लीमेंटेशन। CSR इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना इफेक्टिव आपका फ्रेमवर्क है। तो ये एक CSR ऑडिट जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव आपका फ्रेमवर्क है, आप इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो, जो कह भी रहे हो वो कर भी रहे हो या नहीं, और आपके इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह कैसे हैं। ये हर चीज़ आप जब ऑडिट करोगे, क्रिटिकली कोई चीज़ को एग्जामिन करोगे इंडिपेंडेंटली, तो आपको हर चीज़ पता लगेगी। एंड फाइनली द लास्ट टाइप ऑफ ऑडिट, एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट आया है, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑडिट, जिसके अंदर इसका बेसिकली यही मतलब है कि आप ये देखते हो कि किस तरीके से आप इवेल्युएट करते हो अपने सोशल कॉस्ट और अपनी बेनिफिट, मतलब कि कितना पैसा लग रहा है, उससे कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, उस चीज़ का तालमेल बिठा के ये देखना कि जो हम पैसा लगा रहे हैं क्या हमें उससे उतना बेनिफिट आ भी रहा है, या फिर हमें एक कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो सेट करना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वो उसका एग्जामिनेशन इज द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, ये देखो, ये मैंने लिखा भी हुआ है कि कंपैरेटिवली थोड़ा न्यूअर कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट को अप्रोप्रिएट सजेशन देता है कि आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी कॉस्ट कम कर सकते हो, कौन से अदर ऑल्टरनेटिव एक्शंस टेक इनटू कंसिडरेशन आप कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि उस तरीके से आपको बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिले और आपकी कॉस्ट थोड़ी कम लगे, राइट। And yes, with this, finally, the chapter number 11 comes to an end, which is all about management audit in different functions. I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई, and ये चैप्टर आप अच्छे से पूरा 1 घंटा में अच्छे से कर पाइए चैप्टर। Yes, it is of importance, but अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखो, जिस पे ये वीडियो नॉर्मली आप 1 पे चलाना, 1.2 पे, 1.25 या 1.5 पे नहीं, नॉर्मली वीडियो देखना 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बहुत सही है ये, यही नोट से आप पढ़ लेना, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो मॉड्यूल में इतना बड़ा बड़ा इतना सब कुछ थ्योरी लिखा है वो सब उसमें से आता है, या फिर वो सब आप इतना लर्न करो। Strictly as per your new study material सारे नोट्स बने हैं। Do not worry about the notes. I repeat it once again. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसको व्हाट्सएप करिए, नोट्स आपको सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द रियली वेरी बेस्ट। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड फील फ्री टू कनेक्ट विद मी फॉर एनी काइंड्स ऑफ डाउट्स। And notes के लिए, yes, you can WhatsApp me on the number given. And I wish you all the really very best, and do well in your examinations. Bye bye.